स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए क्लास 12th में आज हम लोग जो है गॉस प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया आप लोगों को गॉस के अनुप्रयोग में कि अगर कोई खोखला गोला है, खोखला गोला के कारण गोले से बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, गोले के सतह पर कितना होगा और गोले के अंदर कितना होगा। ध्यान ये रखना है कि इसके पहले वाला क्या था, खोखला था, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, एयर था, सिर्फ हवा था, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि एक समान आवेशित गोला, जब सिर्फ गोला कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब सिर्फ गोला कहा जाएगा तो यानी कि वह गोला पूर्णतः भरा होगा, अंदर खोखला नहीं होगा। ठीक है। जैसे लोहे की बाल ले लीजिए, लोहे की बाल जो खोखला न हो, ठीक है, तो यानी कि अंदर भरा हुआ हो, तो ऐसा गोला, ठीक है, ले लेंगे, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें भी मानेंगे सबसे पहले कि एक जो है गोला है, एक आवेशित गोला है, एक समान रूप से आवेशित गोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, कैपिटल आर है। आप स्वतंत्र हैं, आप स्मॉल आर भी मान सकते हैं। ठीक है। तो हमने माना कि गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है। तो अब यहां भी गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, गोले के सतह पर निकालेंगे, गोले के अंदर निकालेंगे। ठीक है। इसमें भी तीन स्थितियां बनेंगी। अब इसके लिए गोला मानेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल आर होगी, और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी मानेंगे जो इस गोले के बाहर होगा। आप देख सकते हैं ये रियल का गोला है, वास्तविक गोला है, और इसके बाहर यहां पर बिंदु पी है, तो इसके केंद्र से कितनी दूर है, स्मॉल आर दूरी पर है। अब आप जानते हैं कि इस जो है एक इस बिंदु पी से हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूं। तो इस बिंदु पी से हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो वो भी क्या होगा, एक तरह का गोला ही होगा। और अब उस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे, लेकिन कहां लेते हैं, तो बिंदु पी के चारों तरफ लेते हैं। बिंदु पी के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, डीए बोलते हैं। छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या बोलते हैं, डीए बोलते हैं। ठीक है। तो ये बिंदु पी के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं भाई, अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस ये होता है कि इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से कितना जो है वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, ये निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आप जानते हैं, दिमाग में लाइए। वेक्टर ई और डी ए, दो चीजें चाहिए, और दोनों की दिशा हम चेक करते हैं। ठीक है। तो आइए क्षेत्रफल अवयव डीए पर चेक करें कि वैद्युत क्षेत्र ई किस दिशा में होगा और क्षेत्रफल अवयव की दिशा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी। तो आप जो है देखेंगे यहां पर, तो जैसे ये धनावेशित है गोला, तो धनावेश से दूर की तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र, तो यानी कि इस पृष्ठ पर किस दिशा में होगा, ये जो है वेक्टर ई इस दिशा में होगा, और इस डीए का क्षेत्रफल वेक्टर ठीक इसके लंबवत होगा, ठीक इसके लंबवत होगा, तो यानी कि लंबवत होगा, तो इसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा ये। ठीक है। क्योंकि अब पृष्ठ ऐसे बनेगा ना, आगे ऐसे पृष्ठ बनेगा कर्व, तो अब उस पृष्ठ पर जब आगे लेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये होगी, और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा क्या है, यही है। तो दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सब कुछ लिखा जा चुका है। अब आइए इस जो है छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर कितना फ्लक्स निकलेगा, ये निकालते हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे, अब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स छोटा सा है, तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई। याद करिए, अब जो है डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। आप लोग जानते हैं ई डी ए क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, 0, तो कुल मिला के डी फाई ई इज इक्वल टू आ गया ई डॉट डी ए। ठीक है। अब जो है इस संपूर्ण पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो यहां पे लिखेंगे, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करते हैं भाई? सिंपल सरफेस इंटीग्रल करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा डी फाई ई का, और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे? ई डॉट डी ए लिखते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं कई बार। सरफेस इंटीग्रल करेंगे। अब इसमें कांस्टेंट कौन है भाई? तो कांस्टेंट इसमें आपका ई है, तो ई को बाहर कर देंगे तो बच जाएगा आपका ये डी फाई इज इक्वल टू ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब जो है ये क्या होता है? इसकी वैल्यू पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कल मैंने बताया था कि गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर? तो स्मॉल आर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है? स्मॉल आर है। यानी इसकी त्रिज्या कितनी है? इस गॉसियन पृष्ठ का जो त्रिज्या वो कितनी है? स्मॉल आर है। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई? ये तो आप निकाल लिए। इस छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण जो है कितना फ्लक्स निकलेगा, से कितना फ्लक्स निकलेगा, पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है। अब इसकी तुलना हम किससे कराते हैं? गॉस प्रमेय से कराते हैं। तो लिखेंगे चूंकि गॉस प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। सेम वही प्रोसेस चल रहा है, देख लीजिए आप कि यहां पर फाई निकला, यहां पर गॉस प्रमेय से फाई लिख दिया गया। अब समीकरण 1 और 2 की क्या कर लेते हैं भाई? तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा भाई? ई और 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसकी वैल्यू चाहिए हम लोगों को? ई की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल है, इस पूरे से डिवाइड कर देंगे इधर। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई निकल गया कि इस जो है गोलीय पृष्ठ से बाहर, यानी कि गोले से बाहर किसी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकल गया कि बाहर जो है कितना वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब आप जानते हैं यहां पर जो है इसके पहले बताया गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो यहां पर भी वो चीज लिखा जाएगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व यहां पर हम लोग लेंगे। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कैसे लेंगे? ये तो आयतन बन रहा है, ठीक है ना। तो आयतन में आवेश है इसके, यानी कि खोखला गोला नहीं है कि अंदर हवा है और उसके अंदर आवेश नहीं है। इस गोले के अंदर भी आवेश है। कॉन्सेप्ट सोचिएगा कि पूरा गोला क्या है? भरा हुआ है, और गोले के अंदर भी क्या है? आवेश भरे हुए हैं, मतलब समान रूप से सभी जगह वितरित है। ठीक है, उसके पृष्ठ पर भी है, उसके अंदर भी समान रूप से वितरित है। तो कुल मिला के क्या कहा जाएगा? उसके पूरे आयतन में आवेश है। तो अब आयतन में आवेश है तो एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कहेंगे। भाई इसके पहले क्षेत्रफल ले रहे थे तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, लंबाई में ले रहे तो लंबाई में तार के लिए लिख रहे थे तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा आवेश घनत्व तो कहलाता है। और यहाँ पर आयतन बन रहा है तो एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा। तो अब यहां से अगर मान लिया जाए कि एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा रो, अगर रो मान लिया जाए तो आवेश बटा क्या? आयतन ना, आयतन को हम भी से दिखाते हैं। तो गोले का आयतन याद करिए, मैथ में पढ़ाया गया होगा 4/3 पाई आर क्या होगा? क्यूब। ये आर कैपिटल आर यूज करेंगे। क्यों यहाँ पे कैपिटल आर यूज करेंगे? क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है, तो हम कैपिटल आर यूज करेंगे। तो ये जो है गोले का आयतन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पहले निकाल चुके हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आएगा। अब इसको उठा करके आप इस Q की जगह पे रख दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए, R करके R, ये Q की जगह पे रख दिया रो इंटू 4/3 पाई
कैपिटल आर का क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कटेगा, ठीक है, और उसके बाद से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जरा लिख दिया जाए। जो बच रहा है रो आर क्यूब अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये निकल के आ गया जो है बाहरी पृष्ठ पर, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, तो इस रूप में भी इसे क्या किया जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जो है ये तो पहला था कि गोले के बाह्य बिंदु पर। अब गोले के पृष्ठ पर निकाल लेते हैं दूसरा। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर क्या, दूसरा गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर के लिए हमने बताया था कि ये देखिए स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। भाई ये पी उठ करके कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये पी यहां है, तो अब इसको उठा के यहां कर दीजिए। तो अब यहां से यहां तक की तो दूरी लेंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर की क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस दशा में यहां पर लिख सकते हैं, इस दशा में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो बिल्कुल सिंपल है, ई लिख लीजिए भाई, ये इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो अब लिखिए, तो समीकरण 3 से थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। समीकरण 3 से क्या आएगा, ई बराबर रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर के जगह पे क्या लिख देना है, कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये देखिए ये पूरा कट गया, तो ये बच गया ऊपर रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये कहां पे निकल के आ गया, आपके पृष्ठ पर, यानी कि ये गोला है आपका रियल का, ये गोला, इसके पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब आइए जो है इसका तीसरा, गोले के पृष्ठ पर तो हो गया। अब गोले के आंतरिक बिंदु पर देखें भाई, तो ये आपका गोला है, फिर से हमने फिगर बना दिया है, वो जो है ये आपका रियल का गोला है, और इसके बाहर हम लोग जो इसके पहले बनाए थे क्या, गॉसियन पृष्ठ। अब इस गोले के अंदर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो है अब आंतरिक बिंदु पर हम ले रहे हैं, आंतरिक इसके अंदर जो है एक बिंदु ले रहे हैं, कौन सा, P, यानी कि P डैश मान लीजिए ये, ठीक है, P डैश एक आंतरिक बिंदु है। अब इसका केंद्र से यानी कि किसके केंद्र से, गोले के केंद्र से हम R डैश दूरी मान रहे हैं। ठीक है, अब बस सेम वही कहानी फिर आप लोगों को यहाँ भी दोहरानी है। इसके पहले वाले में क्या किया गया था भाई, इस बिंदु के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया गया था, यहाँ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे P के चारों तरफ, जो क्या होगा, DA होगा, उतना ही लेंगे। ठीक है, अब इस पर चेक करेंगे भाई कि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, तो सेम है वही, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ था वहां पर, यहां पर लिए थे तो इस दिशा में था, तो यहां पर भी क्या होगा, इसी दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी, और इसी दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E की भी दिशा होगी। तो दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा, 0 का। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर हमने जो है डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोगों को भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हम क्या निकालते हैं भाई, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए लिखते हैं, और ई डॉट डी ए, तो ई डी ए क्या होता है, कॉस थीटा की जब क्या लिखते हैं, 0। तो अब क्या हो जाता है भाई, कुल मिला के ई डी ए आता है, और ई डी ए का जब इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस इंटीग्रल करते हैं, तो वो आ जाता है जो है आपका सरफेस इंटीग्रल जब हम करते हैं, तो वहां से निकल के टोटल जो वैल्यू आती है वो ये आती है, फाई ई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है भाई, गोला है, तो यहां से यहाँ की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो इसका क्या लिखता है, पृष्ठ क्षेत्रफल लिखता है कि नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि इसमें भी आप जब करेंगे ना, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी आएगा, और ई क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, फाई ई की जगह पे, तो अब इसके जगह पे आप क्या, ये जो है सरफेस इंटीग्रल जब आप करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे क्या है, आर डैश है। ठीक है, अब
तो इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, इतना ही होगा। अब गॉस प्रमेय से क्या करते हैं, इसकी तुलना कराते हैं, जो पहले किए हैं पहले वाले में पहले कंडीशन में वो सब करना है आपको। तो गॉस प्रमेय से अब क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कहेंगे क्यू डैश क्या है, तो भाई आप गोले के अंदर वाला ये क्षेत्र ले रहे हैं ना, तो अब इस पर जो है आवेश कितना है, क्यू डैश है, जो समान रूप से क्या है, वितरित है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्यू डैश अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो है गॉस प्रमेय से होता है। अब दोनों का कंपेयर हम लोग कराते हैं, तो दोनों का कंपेयर करा दिए, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल ली गई, ई पूरा कैलकुलेट किया गया, तो इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बात करते हैं भाई, एक पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व की। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व रो बराबर यहाँ क्या होगा, इसके लिए, तो इसके लिए आवेश बटा आयतन, तो आयतन 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, इसके लिए, ठीक है। तो अब जो है ये भी रो है, और इसके पहले भी रो हम लोगों ने निकाला था, बड़े वाले जो है बाहर जो गॉसियन पृष्ठ बनाया था उसके लिए। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई आवेश का पृष्ठ घनत्व तो हर जगह बराबर होगा, आवेश जो है समान रूप से वितरित है, मतलब आवेश का घनत्व क्या होगा, हर जगह समान होगा। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम लोग का उद्देश्य है कि क्यू डैश यहाँ से निकाल लेना। तो आप लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्यू डैश निकाल लिया गया, तो क्यू के रिस्पेक्ट में आ गया ये जो है क्यू डैश। अब इस क्यू डैश का मान कहां रख देंगे भाई, यहां पे रख देंगे। तो क्यू डैश का मान रख दीजिए, तो आपका टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ई बराबर, तो अब हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे क्यू डैश की जगह पे आपको क्या लिख देना है, क्यू, और आर डैश अपॉन आर का होल क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, आर डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए कि ये जो है ये नीचे आ जाएगा आर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे जनरली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ऊपर रह जाएगा, और आर डैश का क्या क्यूब अपॉन नीचे आर डैश का स्क्वायर इंटू आर क्यूब नीचे आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब। अब देखिए यहां से अगर आप कट करेंगे तो ये देखिए ये पूरा कट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो बच जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट हम लोगों का होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बचा है, क्यू इंटू आर डैश अपॉन क्या, आर क्यूब। तो ये आपका जो है आंतरिक पृष्ठ पर क्या निकल के आ गया, आंतरिक पृष्ठ पर कितना जो है वैद्युत क्षेत्र होगा, ये निकल के आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई बात इसमें समझ में नहीं आई होगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज जो है इसी के साथ आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में, यानी कि एनसीईआरटी बुक से ही न्यूमेरिकल आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, और जो है अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए, और इसको एक बार फिर से दोहराइए। धन्यवाद।